ओके बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे पहले हम बात क्लियर करते हैं कि स्टेशनरी चार्ज का बेसिक हम अब आगे कंटिन्यू करते जाना है इसी से आगे। तो हमारे पहले बेसिक दो क्लियर होने चाहिए कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो कौन सी फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। और चार्ज मोशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों होती हैं। अगर चार्ज आपके पास बात कर लेते हैं हम लोग, किस में आ गया, कंडक्टर में आ गया। किस में आ गया, ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ अलग अलग। अब कौन सी फील्ड है, अब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक है। क्यों, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर क्या होती है, जीरो। ठीक है। और हम चार्ज एक्सेलरेटिंग बात करेंगे। अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग है तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया बेटा। चार्ज एक्सेलरेटिंग ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह होती है कंडक्टर के। मगर अगर आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर पिक करने को जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम कौन सी पिक करते हैं, आउटसाइड को प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, आउटसाइड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कब तक एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड कब तक एग्जिस्ट करती है, एज लॉन्ग चार्ज इज इन मोशन। इज, जब तक करंट फ्लो कर रही है तब तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती रहेगी। नाउ कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सबसे पहले डिस्कवर किया था, मैक्सवेल। किसने, बेटा जरा लाउड बोलिएगा जरा। किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, हांस ऑस्ट्रेड ने किया था ना पहले, है ना बेटा। यस सर। तो हम लिखेंगे, इसी के आगे लिखते हैं, इसने सबसे पहले जो जो ऑब्जर्वेशन थी इसके बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो उसने कंपास नीडल से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। किससे ऑब्जर्व किया, कंपास नीडल से। हुआ ये कि उसने, उसके पास एक वायर में से करंट पास कर रही थी, तो वहाँ पे कंपास नीडल्स में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुई। फॉर एग्जांपल एक केस है कि अगर हमने इसको पहले हमने पहला जो केस है हमने इसको वेरीफाई करना है, बाद में हम देखेंगे कि वहाँ पे सारी चीज़ें कैसे इंड्यूस हो रही है, वो अगला फेज है। मगर सबसे पहला फेज कि अगर एक वायर में से करंट गुजर रही हो तो उस वायर के अंदर अगर आपने सेंस करना है कि उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो उसके करीब मैग्नेटिक फील्ड्स रख दें और कंपास नीडल्स रख दें। अगर कंपास नीडल्स के अंदर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगी तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस वायर में करंट गुजरने की वजह से सराउंडिंग में क्या चीज़ पैदा हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई, राइट। यस सर। हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर आप दूर ले जाएंगे वायर को तो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और हम इस दोनों को इकट्ठा मर्ज कर दें, इन दोनों को इकट्ठा मर्ज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू नॉट आई ओवर
2 पाई आर। ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। ठीक है बेटा, बेटा एक सेकंड। जी बेटा, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये करंट है, वायर है, इसमें से करंट पास कर रही है, तो इसमें से करंट कैसे गुजरेगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और डायरेक्शन ऑफ करंट हमने कैसे फाइंड की? बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है हमारे पास? ग्रैब द वायर इन द फिस्ट ऑफ योर राइट हैंड, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग ऑफ द फिंगर इंडिकेटेड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपकी फिंगर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में कर्ल्स हो रही हैं, देखें इसी डायरेक्शन में ना। और हमारे पास जो आर है यहाँ पे, ये आर कौन सी, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ करंट अपवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? और अगर करंट डाउनवर्ड कर दें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो जाएगी, राइट? एक छोटा सा पॉइंट है, जरा क्लियर कर लेते हैं उसको जरा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? चलिए बेटा, ये मैं कहता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है? कौन सी लाइन है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो हम कहते हैं ये क्या है? ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपास रीडर रखता हूं, हम यहाँ पे कंपास रीडर अगर प्लेस करते हैं, तो अगर यूनिफॉर्म है ना, ये यहाँ से डायरेक्शन इधर से जा रहा है, तो ये डायरेक्शन बेसिकली किस किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होगा? और मैं कंपास रीडर रखता हूँ यहाँ पे, तो कंपास रीडर थोड़ा सा अलाइन हो जाएगा इस तरफ। ये कंपास रीडर का नॉर्थ हो जाएगा और ये कंपास रीडर का साउथ हो जाएगा। साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा और नॉर्थ जो है साउथ की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ मूव करती है? नॉर्थ से साउथ मूव करती है ना बेटा, है ना बेटा? यस सर। तो अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगी? सर 0। बहुत अच्छे, वेरी गुड। फहद बात कर रहा है ना ये। और यहाँ पे नेट Yes, sir. टॉर्क क्या? फहद तुम 2 दिन से कहाँ थे? सर प्रैक्टिकल की वजह से मिस हुई क्लास। अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे नेट टॉर्क क्या होगा? वो 0 नहीं होगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट होगा, कंपास नीडल मूव करेंगी, टॉर्क पैदा होगा ही होगा। फिर से यहाँ बात करते हैं कि अब यहाँ पे कंपास नीडल्स आपने
इधर प्लेस की नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ना। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास कभी कहीं अट्रैक्ट हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, तो नॉर्थ और साउथ के अंदर सही डायरेक्शन में आप बता नहीं सकते कि नेट फोर्स क्या होगी। तो नेट फोर्स यहाँ पे हम कहेंगे जीरो नहीं होगी। और टॉर्क क्या होगा यहाँ पे? टॉर्क भी जीरो Zero. नहीं होगा। टॉर्क तो होगा ही नहीं जीरो ना, क्योंकि वो तो डिफ्लेक्शन तो शो करेगा ही करेगा। अगर डिफ्लेक्शन शो करेगा उस चीज़ को इंडिकेट करेगा यहाँ पे प्रेजेंस है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक हो गया बेटा? ओके बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का अगर ग्राफ स्टडी करें तो कैसा होगा? तो स्ट्रेट लाइन है। बहुत अच्छे। मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करें स्ट्रेट लाइन, और आर के दरमियान क्या ग्राफ होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ कैसा आएगा? कर्व ग्राफ आएगा, राइट? ओके, यहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा था ये आर क्या है? यहाँ पे ये आर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये आर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है। ये रेडियस कभी नहीं कहना कि ये रेडियस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है। ठीक हो गया? क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ एक। इसके क्वेश्चन इस तरह सिंपल से आते हैं। सपोज करें वन करंट जो है, आप कहते हैं वन करंट एम्पेयर और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है। मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करते हैं एट अ डिस्टेंस क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको? B = म्यू नॉट I लगा के ना। तो यानी कि आपने से किताब के जितने फॉर्मूले हैं तो उसके आपने न्यूमेरिकल जरूर देख लेना है, न्यूमेरिकल जरूर देखने हैं। चलिए बेटा, अगला आर्टिकल हमारा कंडक्टर कैरिंग करंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? F = KILB राइट? अगर यहाँ पे K की बात करें, K क्या है यहाँ पे? K = what? 1। SI यूनिट, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है SI यूनिट्स में वो K की क्या होती है? 1 होती है। जिसके बाद हमारे पास जो फोर्स का जो एक्चुअल जो फॉर्मूला बच जाता है वो हमारे पास K के बगैर बच जाता है ILB साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए कि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 90 हो, थीटा 180 हो। तो बताइएगा फोर्स क्या क्या होंगी। E1 थीटा जो है आपके पास 30 डिग्री, थीटा 45 डिग्री और थीटा 60 डिग्री। अब हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर साइन थीटा या कॉस थीटा का इस्तेमाल होगा, उनकी बेसिक ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि उनके मुताबिक ये क्या वैल्यूज लाई करती हैं। अब देखें, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है और 180 फिर 0 होता है। और फिर 30 पे साइन 30 हाफ, 45 1/√2 और 60 √3/2। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। उसके मुताबिक आपसे फोर्स जो है पूछता है वो क्या होगा। पहले तो मैं अगर यहाँ मैक्सिमम फोर्स निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? मैक्सिमम फोर्स। तो याद रखें यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कब आएगी? ILB जब एंगल कितना होगा? साइन ऑफ 90, राइट? और साइन 90 कितना होता है बेटा? 1 सर। 1 होता है। तो आप देखें आपको जो मैक्सिमम फोर्स है कितने, क्या आ गया? ILB आ गया ना मैक्सिमम फोर्स। तो जब मेरे पास एक्चुअल जो फोर्स का फॉर्मूला है, मैं वहां पे फोर्स का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ILB की जगह फोर्स मैक्सिमम लिख सकता हूँ।
तो ये आ जाएगा एफ मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ थीटा। देखिए ठीक लिखा मैंने। अब जब साइन 30 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, थीटा जब पुट करेंगे 30, तो आप बताएं जो फोर्स है वो क्या आएगी, फोर्स आएगा मैक्सिमम का हाफ आएगा, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है। अगर आप थीटा 45 पुट करेंगे, ये मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने जितने भी साइन कॉस थीटा के सवाल आते हैं सब करने हैं। तो साइन 45 कितना होता है, √2 होता है। अगर मैं थीटा 60 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 60 डिग्री, तो जो फोर्स है वो क्या आएगा, फोर्स मैक्सिमम का √3/2 होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो फोर्स है, बल्कि नीचे देख देता हूँ मैं, तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्स इन सब के प्रोपोर्शनल है। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो यहाँ से आप बी को अकेला करें, बी हो जाएगा F/IL। देखिए ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो फोर्स का आ गया न्यूटन, करंट का आ गया पर एम्पेयर, और लेंथ का आ गया पर मीटर। इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला। और 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस के बराबर होता है, जिसका छोटा यूनिट है। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. अब हम बात करते हैं पाम रूल की। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, एक सेकंड। ओके, पाम रूल हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे एक पाम बना देते हैं। चले बेटा, ये हमने एक हाथ बना दिया, ठीक है हाथ बेटा। Yes, sir. ये थोड़ा सा वो बन गया कार्टून जैसा, मगर खैर बेटा देखें। अब इसमें बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब जो फिंगर्स होती है ना, ये बहुत सारी होती है, मल्टीपल्स होती हैं, तो आप इसको फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एसोसिएट कर दें। किससे एसोसिएट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ये पाम हथेली जिसका थप्पड़ होता है ना, थप्पड़ से फोर्स लगती है, तो इसको एसोसिएट कर दें फोर्स से। याद रखने का तरीका ये है। और इसके अलावा जितनी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें वेक्टर लेंथ आता है, जिसमें वेलोसिटी आता है, जिसमें करंट जिस डायरेक्शन में चार्ज या करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, दोनों मूव कर रहे हो, वो सारी की सारी क्वांटिटीज आप किससे एसोसिएट कर देंगे, थंब से। मैं आपको सिर्फ एक रूल बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इसी पे फोकस करना है, इसी को याद रखना है कि यही हमारा पाम रूल है। जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो रिलेशन हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये हमने याद नहीं करने, एक ही रूल लगाना है। और याद रखिएगा सारे रूल जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए होते हैं, ये हम पॉजिटिव के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है बेटा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है, मगर उसका सवाल नहीं आता। मैंने नोट्स अगर आपको सेंड करूंगा उसमें मेंशन भी हो शायद, मगर आपके पास ये चीज़ है जो हमने इसी से याद रखना है। हमारे सारे केसेस इसी से हल हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं वायर्स, आपने केसेस पढ़े होंगे कुछ कि करंट कैरिंग सेम डायरेक्शन, करंट कैरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बताएं, करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो, करंट सेम डायरेक्शन में, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? अगर वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल? रिपेल करेंगे। याद रखें, सेम है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसको बड़ा आसान सा तरीका है इसको याद रखने का, मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि आप याद रखें एज एंड और के नाम से, कि जब सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा बेसिक सा रूल है, इसको याद रखने का, ठीक है बेटा? जिस तरह से आपने पढ़ा था, दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। शाबाश। 0. तो अब दो सेम चार्जेस हैं, इनके दरमियान में मिड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0. बहुत अच्छी बात है, मिड में क्या होगी? 0 होगी। और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होगी? Max. स्ट्रॉन्गर होगी, राइट? मैक्स हो गया, स्ट्रॉन्गर कह लें। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में क्या होगी? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, इसका भी वही है। यहां पे मिड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। Maximum. हाँ, मैक्सिमम तो हो जाएगी, यहाँ स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। और आउटसाइड क्या होगी? 0. 0 नहीं होती। Weaker. अंदर के लिहाज से बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? और यहाँ पे अगर आप वायर्स के दरमियान अगर आप फोर्स निकालनी है तो इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, बच्चों को बताते हैं। म्यू नॉट I1, सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है, I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। कि करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर देंगे तो वायर्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे उसके लिहाज फोर्स क्या होगी, इसके इन्वर्स रिलेशन में जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, अब आपको ये चीज़ पढ़ाई है मैंने, अब इसी से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का साइन लगा दिया। क्रॉस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू पेज है, क्या है? और डॉट का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? Out. आउट ऑफ पेज है। ओके, पहले केस में मैं कहता हूं कि अगर सपोज करें, अगर मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में रखता हूं और इधर मैं डायरेक्शन इधर रखता हूं, इन दोनों के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका रिंग रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, क्वेश्चन आता है रिंग जो है एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्वेश्चन आता है रिंग क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ये क्या मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ी है, हम उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, तो पहले मुझे ये बताइएगा, जब आपके पास अगर रिंग में करंट की डायरेक्शन, ये करंट को इंडिकेट कर रहा है जो रिंग में करंट है,
और ये क्रॉस जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैं आपको एक फाइल भी अभी सेंड करूंगा, आपने ना उसको प्रैक्टिस करनी है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें वायर्स के बहुत सारे केसेस होंगे, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस क्लॉकवाइज करंट के घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से कहाँ होगी? इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी? अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाएं, तो आपका जो थंब है वो इनटू द स्क्रीन आ रहा है या आउट ऑफ द स्क्रीन है? Into the screen. इनटू द स्क्रीन आ रहा है, यानी कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन बन रही है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो रही है? स्ट्रांग हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होती जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो रही है बेटा? स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि सेम फील्ड अंदर आ रही है। और मैग्नेटिक फील्ड इसके लिहाज से आउटसाइड क्या हो रही है? वीक, जिसके नतीजे में आप खुद बताएं, रिंग जो है वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जिस तरह अंदर आपके वेन्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आपकी वेन्स फूलती है ना, तो यहाँ पर आप बताएं कि अब आपका अंदर प्रेशर बढ़ गया, अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गई है, इस सेंस में कंसीडर कर लेते हैं। तो आप बताएं, रिंग अंदर की तरफ, अंदर से पे क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड करेगा? Expand. 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 एक्सपेंड करेगा। वेरी गुड। अब इधर आ जाए, इस केस में आए राइट साइड में। जब यहाँ पर कहता है कि रिंग आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अब आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है ना। अब अंदर वाली और बाहर वाली एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रही होंगी? Cancel. कैंसिल कर रही हैं। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और इसके कंपैरेटिवली जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। Strong. तो बाहर वाला प्रेशर, चूंकि आपका बाहर वाली फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, तो रिंग आपका क्या होगा? इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है पॉइंट ये? देखें, यहाँ पे डिफरेंट वेज होते हैं अब इसी चीज को एक्सप्रेस करने के। ये करंट अगर गुजर रही है तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बेटा। अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? इस तरफ हो जाएंगी। हम इस चीज को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हम इस चीज को, गौर करिएगा, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूं, यहाँ पे डॉट लगा दूं, तो एक्सेप्टेबल है बात? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा ना, क्रॉस और डॉट जो है, और जो एरो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें, हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले वाले केस में देखें, पहले वाले केस में जो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, अपनी फिंगर्स को देखें, कर्ल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी फिंगर स्क्रीन की तरफ इन हो रही है, इस इधर से फिंगर्स इन हो रही हैं, और इस पॉइंट से क्या हो रही है? फिंगर्स आउट हो रही हैं। तो जहां से फिंगर्स इन हो रही है वहां पे क्रॉस आ जाएगा, जहां से आउट हो रही है वहां पे क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। और जब आप अपना अंगूठा नीचे करेंगे तो अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे तो आपकी फिंगर्स यहाँ से इन हो रही हैं और यहाँ से क्या हो रही होंगी? आउट हो रही होंगी। इस चीज को हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि सपोज करें ये करंट है, ये करंट आ गई, और इसके लिहाज से ये जो चीज होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए, करंट आउटवर्ड है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में कर लें, और फिंगर्स जो कर लेंगे वो किसकी डायरेक्शन में आ जाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगी, राइट। और अगर मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूं तो अब ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पे Inside. क्लॉकवाइज हो जाएगी, राइट। ठीक है, ये हमारे पास एक कन्वेंशन है डिफरेंट, के हम उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल पे तरफ चलते हैं। यहां तक क्लियर था बच्चों को? यहां तक देखिए, Yes, sir. आपकी तरफ क्या क्या टाइम जोन चल रहा है? कोई हमारे यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन भी है बच्चे डिफरेंट टाइम जोन पे?
जी बेटा, सारे सारे हमारे सेम टाइम जोन पे है ना। यस सर। चलिए बेटा, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। बहुत सी बात है, बी डॉट ए आएगा, और जब डॉट हटता है तो क्या आता है? cos थीटा। मैं यहाँ पे बड़ा सिंपल स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये आपके पास जो है प्लेन एरिया और ये उसका वेक्टर एरिया। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं तो पहले ये देखें जरा, वेक्टर एरिया और प्लेन एरिया में क्या रिलेशन है? ये वेक्टर एरिया और ये उसका प्लेन एरिया। प्लेन एरिया और वेक्टर एरिया हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना बेटा। तो याद रखें, हम यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे, अगर थीटा बात करेंगे बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, तो हम कॉस थीटा लगाएंगे। मगर जब वो बात करेगा प्लेन एरिया की, तो बजाय इसके हम कॉस 90 माइनस करें, तो हम उससे अच्छा नहीं कि हम साइन थीटा का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्लेन एरिया। देखें बेटा, ठीक है। ये बात समझ आई? आई सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके यूनिट्स की, यूनिट्स क्या है इसके? फ्लक्स का पहला यूनिट तो है वेबर, और चूंकि बी डॉट ए तो न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मीटर इनवर्स आता है ना। और 1 वेबर आपने याद रखना है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ये इसका छोटा यूनिट है, ठीक हो गया। यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें ना, बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इसको हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलिए बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। बल्कि इसके पहले एक दो सवाल करवा देता हूँ आपको। जहाँ भी आपने वही चीज़ें, सारी चीज़ें याद रखिएगा, थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 30 डिग्री हो, इनके अकॉर्डिंग भी फ्लक्स में क्या चेंज आएगा आपका, भले इलेक्ट्रिक, भले वेक्टर एरिया के साथ हो या भले प्लेन एरिया के साथ हो। तो आपने ये ध्यान देना है। इसके जो बड़े फेमस क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। सपोज करें आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 4i प्लस 3j वेक्टर फॉर्म में, कैसे दी हुई है, और इसको आपको वेक्टर एरिया दिया हुआ है 2i प्लस 3k, और आपसे कहता है फ्लक्स निकालें। तो फ्लक्स क्या होगा इसका? तो बेटा फ्लक्स जो होगा इन दोनों का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। फ्लक्स क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। कैसे लेते हैं हम लोग बेटा? कि आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई करते हैं और जे वाली टर्म को जे से, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है ना? है ना बेटा? और अगर मैं जे को आई से करूं या जे को के से करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स याद है ना बेटा? यस सर। तो 4 टू का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 वेबर ही इसका आंसर है, क्योंकि 3 को मैं अगर 2 से करूं या के से करूं तो आंसर 0 आएगा। एक ये क्वेश्चन आ गया। अब सिमिलरली सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे रखते हैं, इसमें सिर्फ एक चेंज करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो
एरिया है वो है एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन। ये एक्स जेड प्लेन से क्या मुराद है? अगर प्लेन एरिया 5 मीटर स्क्वायर एक्स जेड प्लेन में है तो याद रखिएगा जो इसका जो वेक्टर एरिया होगा क्या होगा? वेक्टर एरिया वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और एक्स जेड के जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? वो वाई एक्सिस होता है। तो इसके साथ वाई एक्सिस क्या आ जाएगा? जे कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जे कैप। तो आपका जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, मेरी बात फॉलो किया आप लोगों ने? Yes, sir. तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले इसकी वैल्यू पुट करें और साथ में हम क्या पुट करेंगे? डॉट 5j। तो देखें j को j से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 वेबर। क्योंकि j को मैं i से करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपके फ्लक्स के सवालात इस तरह के पूछे जाएंगे आपसे। इज इट क्लियर बेटा? देखिए इसमें कोई क्वेश्चन। Yes, sir. अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला आर्टिकल है एम्पेयर्स लॉ क्या होता है? पहली बात याद रखिएगा ये एनालॉगस होता है किसके? गॉसेस लॉ के एनालॉगस होता है। ठीक है, वहां पे गॉसियन सरफेस थी, यहाँ पे हम एम्पेरियन पाथ की बात करते हैं। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एम्पेरियन क्लोज्ड पाथ या लूप के लिए एप्लीकेबल होता है ये एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ का फॉर्मूला क्या बेटा पढ़ा आप लोगों ने? सिग्मा i 1 से लेके n तक b डॉट डेल्टा एल आई और म्यू नॉट टोटल करंट। और म्यू नॉट क्या है? वेयर म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 पाई 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। दूसरी चीज जो असल में जो हम रिलेटिव परमिटिविटी कोई मीडियम ऐड करते हैं तो हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे जो इंटर में नहीं बताया हुआ हमने, हालांकि ई आर बताया हमने, म्यू आर नहीं बताया। ये रिलेटिव परमिबिलिटी है। जिसकी वैल्यू जो होती है, अगर हम म्यू को डिफाइन करें, म्यू जो होता है बेसिकली एक्चुअल म्यू जो होगा वो म्यू नॉट म्यू आर होता है। ठीक है, जब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं? कोई मीडियम आप इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब म्यू आर क्या है? म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है। किसके लिए? मैग्नेटिक सब के लिए। किसके लिए? म्यू आर फेरोमैग्नेटिक कौन सा सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपके पास आयरन वगैरह होता है, राइट? और फिर म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है किसके लिए? डायामैग्नेटिक, उसके लिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है? लेस देन 1 होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? और ये ग्रेटर देन बहुत बड़ा नहीं होता है, 700 के अंदर इसकी वैल्यू होती है। आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को फर्दर स्ट्रॉन्गर करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। पैरामैग्नेटिक का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मगर डायामैग्नेटिक उसको नहीं करता। डायामैग्नेटिक आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बिहेव करते हैं।
यहाँ तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को? यस सर। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है मैग्नेटिक फील्ड इन सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है? लॉन्ग कॉइल होती है जिसके अंदर मैग्नेटिक Round. फील्ड यूनिफॉर्म होती है। बिल्कुल ठीक है। इंडक्टर को हम सोलोनाइड ही कहते हैं इन शॉर्ट। ये कैसा बिहेव करता है? बिहेव लाइक बार मैग्नेट व्हेन करंट इज पास। ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब करंट क्या करते हैं इसमें से पास करते हैं। ठीक है, मैं एक सोलोनाइड बना देता हूँ हल्का सा, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं। ये नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल, ये करंट यूं जा रही है। ठीक है, अब अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। अब आपसे ना, अब ये तो नहीं पूछेगा टर्मिनल लगा के करंट की डायरेक्शन तो नहीं पूछता आपसे, मगर सपोज करें वो आपका नॉर्थ और साउथ अगर पूछता है कि यहाँ पे लेफ्ट पे नॉर्थ आ रहा है, राइट पे साउथ आ रहा है, तो नॉर्थ पे क्या डायरेक्शन होगी करंट की? यानी कि अगर आप इस साइड से अगर आंखें लगा के अगर आप देखते हैं, इधर आपने आंखें लगा के इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस साइड से क्या होगी? अगर वो आपको कहीं यहाँ नॉर्थ बन रहा है, तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि जब नॉर्थ होगा ना तो उसका शॉर्टकट है, आप इसको यूं कर्ल कर रहे हैं। एंट्री में हम यूँ सिखाते हैं कि हम नॉर्थ बन रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा, और जहाँ साउथ बन रहा होगा, जहाँ क्या बन रहा है? साउथ, तो वहाँ क्या बन रहा होगा? क्लॉकवाइज बन रहा होगा। इज इट क्लियर? ये एरो देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये एरो कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब इनसाइड जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ मूव करती है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे मूव करती है? साउथ से नॉर्थ। और जो आउटसाइड होती है वो कैसे मूव करती है? नॉर्थ से साउथ। तो यही इसका एक क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है इसका, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैसी है? आप कहते हैं साउथ टू नॉर्थ है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कैसी है? नॉर्थ टू साउथ है। राइट बेटा? इज इट क्लियर? हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रॉन्गर कंसीडर करते हैं, आउटसाइड क्या करते हैं? वीकर। अप्रोक्सीमेटली कहते हैं क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0 है। इज इट क्लियर? अब जब मैग्नेटिक फील्ड का जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं सोलोनाइड का, वो क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यही है ना? अब मैं कुछ क्वेश्चन करने लगा हूँ, जरा अटेंटिव हो जाएगा। म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहलाता है, ये इसका फॉर्मूला है। नाउ क्वेश्चन है कि इफ solenoid is cut into halves, same current is passed, then मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अगर सोलेनॉइड को आप दो हिस्सों में काटे और सेम करंट गुजारे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप कट करेंगे ना टू हाफ में, मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो म्यू नॉट तो ऐसे ही रहेगा, ये तो रहा म्यू नॉट,
अगर 2 हाफ में कट कर रहे हैं इसका मतलब आप नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ कर रहे हैं और लेंथ भी हाफ कर रहे हैं ना बेटा, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपका सोलोनॉइड है, 1 2 3, ये 4 5 और ये 6, ये आपने हाफ कर दिया। तो आपने उसकी लेंथ भी हाफ कर दी और नंबर ऑफ टर्न्स भी उसके क्या कर दिए, हाफ कर दिए। ऐसे ही है ना बेटा? और सेम करंट गुजारेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट नहीं Constant. आएगा। मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट कब आएगा? अगर सोलोनाइड की लेंथ हाफ कर दें, सेम करंट और सेम नंबर ऑफ टर्न्स हो, तब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो तब फर्क पड़ेगा इसको, क्योंकि आपने लेंथ हाफ की है, यानी कि आपने स्प्रिंग को पहले के मुकाबले में कंप्रेस कर दिया है। आपने पहले के मुकाबले में कंप्रेस कर दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स उतने ही हैं, Maximum. सिर्फ आपने लेंथ कम की है, एन सेम रखा है। ये ऊपर वाले केस से अगर मैं इसको मुशाबत दूं कि स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया है, तो आपके पास म्यू नॉट एन वही रहा, लेंथ आपके पास हाफ हो गई, और ये करंट अब ये 2 पर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऐसे ही हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी टर्म तो मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इज इट क्लियर? No. अब लेंथ हाफ की है, अब आप कह दें हाफ कर दें, तो क्या होगा? तो बेटा अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें भी वेरी कर सकता है, एक भी कर सकता है, तो उसके लिहाज से डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते चले जाते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपने बात की थी इनसाइड आउटसाइड, मैं यहीं पे पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो चूंकि आपने इनसाइड कहा, इनसाइड स्ट्रॉन्गर होती है, म्यू नॉट एन आई होती है, आउटसाइड 0 होती है। और एक मैग्नेटिक फील्ड हम और पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एजिस पे। मैग्नेटिक फील्ड एजिस पे क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होती है, मतलब बाहर भी नॉन Weaker. यूनिफॉर्म। मगर हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एजिस पे म्यू नॉट एन आई बाय 2 होता है, हाफ होता है, एग्जैक्टली ओरिजिनल का हाफ होता है। इज इट क्लियर? ये आपने वैल्यूज की याद रखनी इसी तरीके से। चलिए अब और केस करते हैं। अब सोलोनाइड्स कैसे पढ़े में आपस में? पहला केस है, 2 सोलोनाइड है, ये मैं सोलोनाइड बना रहा हूं। ये 2 सोलोनाइड है, करंट सेम डायरेक्शन में गुजर रही है। क्या गुजर रही है? करंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, पहला केस है हमारा। क्वेश्चन आता है कि क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? Attract. क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखें, अगर सपोज करें कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो इस वाले का भी तो ये लेफ्ट साइड नॉर्थ ही होगी ना, और ये साउथ होगी, तो नॉर्थ और साउथ में क्या चीज पैदा होगी? अट्रैक्शन पैदा होगी। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा? Yes, sir. अब अंडरस्टूड है
कि अगर जो करंट है करंट क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो फिर क्या करेंगे, ये Repel. रिपेल करेंगे। ये सोलोनाइड कैसे पड़े हुए थे, पैरेलल, और इसको हम दूसरे लफ्जों में कोएक्सियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने पैरेलल पढ़े हुए, कोएक्सियल पढ़े हुए। कोएक्सियल कह लें, बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड कोएक्सियल है। यहाँ पे पैरेलल का मैं एक और केस करवाता हूँ। चलिए, अब सोलोनॉइड जो है मैं इस तरह प्लेस कर देता हूँ। ये देखें बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह प्लेस कर देते हैं। अब बताइए, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, Repel. ये लिखा बिल्कुल ठीक है, रिपेल करेंगे, क्योंकि देखें अगर मैं इसको इस तरह भी बना दूं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही है, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। बल्कि ये डायग्राम ज़्यादा फिट रहेगी, इसको बल्कि हटा दें, ये ज़्यादा आपको थोड़ा इमेज क्रिएट अच्छा करेगा माइंड में, कि अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में है तो जाहिर बात है यहाँ नॉर्थ बन रहा है, यहाँ भी नॉर्थ बन रहा है, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, और सेम फील्ड लाइन आ रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में कर दूंगा तो हम वापस फिर क्या करेंगे, Attract. करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, अगले आर्टिकल पे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन मुझे बताएं, चलो मैं आगे करता हूँ आपसे। इसके बड़े जबरदस्त सवाल आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होना मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड होना चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म फील्ड। क्या फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था, एफ इज इक्वल टू, टोटल फॉर्मूला याद है किसी को, एफ एल इज इक्वल टू एन ए एल क्यू बी क्रॉस बी। ये जो फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया था, ये किसका फॉर्मूला था, टोटल फोर्स का फॉर्मूला था, है ना बेटा। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट थे। अगर ये हम सिंगल की बात करें, सिंगल चार्ज की, तो उसको तो हमने एन ए एल से डिवाइड कर दिया था, तो उसका आंसर क्या आया था, क्यू बी क्रॉस बी आया था। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है टोटल चार्जेस की, और ये क्या है, ये सिंगल चार्ज की फोर्स मौजूद है आपके पास।
अब यहाँ भी सारे के सारे वो काम आपने सारे करने हैं यहाँ पे, मगर चूंकि जब चार्ज को परपेंडिकुलर भेजा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, जब भी चार्ज को परपेंडिकुलर भेजा जाता है तो चार्ज कैसे मूव करता है? सर्कल में मूव करता है। जिस तरह E/m के अंदर स्ट्रीम में अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेजें मैग्नेटिक फील्ड के तो वो सर्कल में घूमता है ना बेटा? Yes, sir. बात को फॉलो कर रहे हैं? चले, अगर आप यहाँ पे फिर से वही केसेस है, ये हम सीख गए। अब हम इनके केसेस डिस्कस करते हैं यहाँ पे जाके। चलिए बताइए, जब थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स क्या है? जी बेटा फाद, जब थीटा 0 है तो फोर्स क्या है? Minimum. फोर्स 0 है। और चार्ज पार्टिकल अगर थीटा, जाहिर सी बात है थीटा सबको पता है, थीटा यहाँ पे किसके दरमियान है? बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। अगर चार्ज पार्टिकल अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान स्ट्रेट है तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? पैरेलल मूव करेगा ना। तो ये पैरेलल का केस है, और हाँ वो कैसे मूव करता रहेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, राइट? उसमें कोई भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही। अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? 90 डिग्री, तो फोर्स क्या आएगी? Maximum. Maximum. यूवी भी आ जाएगा। और चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? Circular. सर्कल में मूव करेगा। अगर थीटा 180 आ जाए तो फिर फोर्स क्या होगी? 0 हो जाएगी। और चार्ज पार्टिकल कैसे Zero. मूव करेगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट? अगर थीटा 30 डिग्री आ जाए तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? Half हो जाएगी. हाँ, हाफ हो जाएगी। और क्यूवीबी का हाफ कह लूं या मैं मैक्सिमम का भी हाफ कह लूं तो चलेगा ना ये? Yes, sir. Yes, मगर sir. अब सवाल पैदा होता है कि अब कैसे घूमेगा ये? अब हेलिक्स में घूमेगा। अब हेलिकल पाथ बनेगा। जिस तरह अगर सर्कल में घूमना स्ट्रेट घूमेगा, स्ट्रेट लाइन जा रहा है स्ट्रेट। अब चूंकि दोनों कंपोनेंट आ गए हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया, सर्कुलर वर्टिकल भी आ गया, तो ये फिर हेलिकल पाथ बनेगा। ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, हेलिक्स में घूमेगा। अब थीटा 45 डिग्री आ जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम का √2 हो जाएगा। और यह पाथ भी कैसा बनेगा? हेलिक्स बनेगा। हेलिक्स को हम हेलिकल पाथ भी कहते हैं, राइट? और यहाँ पे जब 60 डिग्री आएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? √3/2 आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, थीटा अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसके अलावा कोई भी एंगल होगा ना, वो हमेशा पाथ कैसा बनेगा? हेलिक्स बनेगा। क्या बनेगा? Helix. नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइएगा सबसे पहले ये कि इसकी वजह से बर्डन क्या रहेगा? बर्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज, वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, सर्कल में घूमेगा अगर, तो वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो फोर्स तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू द सर्कल होगी ना, तो इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल बनेगा। और वर्डन का जो फॉर्मूला, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, वो क्या होता है? FD cos थीटा होता है। और cos क्या आ जाएगा? 90। तो वर्डन क्या आ जाएगा? 0। तो यानी कि हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड का वर्डन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? और दूसरे लफ्ज में हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक जो फोर्स होती है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। क्या मतलब है? ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, एक्सेलरेट नहीं कर सकती।
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना वो एक्सेलरेटिंग फोर्स थी कि चार्ज पार्टिकल को अगर नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ छोड़ें तो चार्ज पार्टिकल जो है उसकी तरफ भागा भागा जाता है और एक्सेलरेट होता चला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेटिंग होती है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती। ठीक है, अब ये नहीं कर सकती तो इसका मतलब है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है थ्रू आउट द प्रोसेस वो क्या रहती है, रहेगी कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये बात फॉलो कर रहे हैं सारे बच्चे? Yes. फिर हम बात करते हैं लॉरेंट फोर्स की। लॉरेंट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि लॉरेंट फोर्स को हम लोग कहते हैं ये सम है बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का, जो क्या है आपके पास QE प्लस QVB का। यहाँ पे बल्कि मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग as well as रेटिंग फोर्स होती है, therefore से वर्डन 0 नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से वर्डन 0 नहीं होता। तो दूसरे तो मैं कहता हूँ ये वर्डन परफॉर्म करती है। और लॉरेंट फोर्स से अगर हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखना चाहें, थक तो नहीं गए बेटा? खत्म होने वाला वैसे। ये देखे बेटा, ठीक है। अब हमारा आखिरी आर्टिकल है आज का, और मतलब जो बड़ा आर्टिकल है, साथ में इसी के साथ ही लिंक करेंगे दो छोटे से पॉइंट, वो हम देख के ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से। तो हमारे पास है अगला आर्टिकल है हमारे पास E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? ये थॉमसन का काम था ना ये। है ना बेटा? वो क्या कहता है, अगर यहाँ पे अपना रूल चेक करिएगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम आएगी तो हमारे पास क्या होगा, वो सर्कल में घूमना शुरू कर देगी और ये उसका मोशन आ गया। हम कहते हैं ये फोर्स लग रही है उसको, ये फोर्स लगी है, ये फोर्स इनवर्ड है और ये वेलोसिटी है। क्या देखें, पाम रूल लगा के देखें क्या आपका ये रूल जस्टिफाई कर रहा है इसको? देखें अपनी फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, है ना बेटा? अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम आ रही है। तो देखें हथेली आपकी किस तरफ डाउन, किस तरफ इंडिकेट हो रही है, हथेली किस डायरेक्शन में इंडिकेट हो रही है? Into the page. हथेली किस डायरेक्शन में हो रही है इंडिकेट? ऊपर की तरफ हो रही है ना, है ना बेटा? हथेली ऊपर की तरफ आ रही है ना, मगर वो हथेली जो मैंने बताया था आपको, जो फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, मगर चूंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है तो उसके लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
बेटा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस थी, एक थी सेंटीमीटर फोर्स, बेटा आवाज आ रही? Yes, sir. सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r और मोनेटरी फोर्स था EVB या QVB या EVB लिख देते हैं। v से स्क्वायर कट जाएगा तो आके E/m निकालना है, ऐसे लिख देता हूँ, E/m निकालना है, m को नीचे ले आए, v ओवर ये b नीचे आ जाएगा, v ओवर br। तो यानी कि आप कहेंगे इन शॉर्ट E/m किसके बराबर आ गया, v ओवर br के। एक ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, और दूसरा एक और आप पोटेंशियल की फॉर्म में जब E/m निकालते हैं तो वो निकालते हैं 2v ओवर b² r² की फॉर्म में। यहां पे ये स्पीड की फॉर्म में और यहां पे किसकी फॉर्म में, Potential. पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक है, ओके बेटा। अब देखा जाए तो r और m के दरमियान, r और m के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है, Direct. तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हैं, तो रेडियस किसका ज्यादा होगा, प्रोटॉन। इनमें? हाँ, इन यूनिफॉर्म magnetic field which have higher radius। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्यों? क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ग्रेटर है Mass. किसके, इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात यह है कि देखिए कि आपके पास, आपको पता है कि अगर एक हैवी बॉडी है ना, उसको घुमाना ज़्यादा मुश्किल होता है। प्रोटॉन मैसिव है, प्रोटॉन को अगर आपने घर अगर चक्कर लगाना चाहते हैं, अब आप कोई भी एग्जांपल देख लें, एक हैवी ऑब्जेक्ट रखें, एक लाइट ऑब्जेक्ट, किसको घुमाना ज़्यादा आसान होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट को। तो इलेक्ट्रॉन इजीली घूम सकता है, प्रोटॉन को घुमाने के लिए ज़्यादा आपको फोर्स रिक्वायर्ड होती है, राइट। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम सीक्वेंस में एक ही में कर लेते हैं इसको। E/m को हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, E/m सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहे हैं, तो E/m इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का ज्यादा है अल्फा पार्टिकल से, और अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होता है न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं होता ना बेचारे का, चार्ज ही जीरो है, तो खत्म हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो की बात करूं, इलेक्ट्रॉन, ये आपने वैल्यू डायरेक्टली याद रख लेनी है ताकि आपकी आसानी रहे। ये होती है 1.75 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 9.1 9.51 10 की पावर 7 कूलम पर केजी होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे ताकि मैं आपको देखूँ साथ साथ आप लोग ने कितना को पिक किया है। क्योंकि इसके नॉर्थ साउथ के हिसाब से भी सवाल आते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट। बल्कि मैं इसको आपको आगे जाके करा देता हूँ। आइए इसके ना हम लोग, चलिए बेटा,
यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सपोज करते हैं यहाँ पे करंट जो है ये हम कह लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन है और यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं P, ये लेते हैं Q, ये ले लेते हैं R T, सेम यही पॉइंट यहाँ ले लेते हैं Q P T और R। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पहले इस वाले केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट P कौन से पोल की तरफ इंडिकेट कर रही है? North, south. कहाँ कर रही है? तो पहले आपने देखना होता है कि आपकी फिंगर्स घूम कैसे रही हैं। अंगूठे को प्लेस करें करंट की डायरेक्शन में, तो आप देखें आपकी फील्ड लाइन यहाँ पे कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है ना, कैसे मूव कर रही है? Yes, sir. North to south. क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो उसके मुताबिक P जो आ जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा? साउथ। Q कहाँ आएगा? ईस्ट की तरफ आएगा। R कहाँ पे आएगा? नॉर्थ की तरफ आ रहा है North. R पॉइंट पे। और T कहाँ पे आ रहा है? वेस्ट की तरफ। West. सेम अब यही चीज सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताएं कि यहाँ पे देखा जाए तो अब क्या है, मैंने बना दिया अंदर डॉट कर दिया, डॉट करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसके मुताबिक जो पॉइंट P पे डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी, Q पे डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगी, R पे डायरेक्शन साउथ और T पे क्या आ जाएगी? ईस्ट आ जाएगी। तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह के भी सवाल काफी सारे आपको देखने को मिल सकते हैं, एक जनरल आइडिया ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी वायर में से गुजर रही है, मुझे बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वायर में से तो करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आउट ऑफ प्लेन होगी, इनटू द प्लेन होगी? Into the plane. Outside the page. बिल्कुल ठीक है, शाबाश। Out to page. क्लॉकवाइज कहा है मैंने, Clockwise into page. शाबाश, वेरी गुड। चलिए बेटा, इसके अब सवाल है कुछ और, जरा वो देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं ना, मैं कितने मिनट रह गए? 15 मिनट है ना मेरे पास। है ना बेटा फहद? Yes, sir. चलो, चूंकि अभी हम E/M पढ़ रहे थे, यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं रेडियाई के रेशियो के एतबार से। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था E/M, यहाँ से आप रेडियस को कैलकुलेट करें तो R हो जाएगा MV/EB हो जाएगा ना, या QB हो जाएगा ना। तो अगर R का मैं फॉर्मूला निकालूं वो क्या हो जाएगा? MV/QB। याद रखिएगा ये मोमेंटम होता है, ये चार्ज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल है मोमेंटम और किसके? चार्ज के। चलिए बेटा, अब हम करते हैं पहला केस। हम रेडिया का रेशियो ले रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहली चीज़ तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को तो यूनिफॉर्म कह दिया, ठीक है, तो अब वो तो केस क्लियर हो गया। और हम जो पहला केस है, 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं आपने इसके, रेडियाई का रेशियो लेने,
और परपेंडिकुलर इंटर करेगा। ये ना परपेंडिकुलर ही ना समझे तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फिर वो मूव नहीं करेगा सर्कल में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा जब हम ए बाय एम मेजर करते हैं तो उस सर्कल वाली जो बात थी उसमें हम हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि हम उसका सर्कल मालूम कर सकें। हम कौन सी गैस फिल करते हैं? हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, ठीक है बेटा। चलिए पहला सवाल है हमारे पास, रेडियाई के रेशियो निकालने। अगर मोमेंटम क्या है, ये मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को ये आगे जाके बहुत फ़ायदा देगी। देखें आपका मोमेंटम भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी सेम थी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी सेम थी तो रेडियाई, अगर दो पार्टिकल हैं उनका रेडियाई का रेशियो निकालने हैं तो R1/R2, तो मोमेंटम तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, तो फिर क्या आ जाएगा? Q2/Q1 चार्ज के साथ, हाँ Q2 ओवर क्या आ जाएगा? Q1 आ जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूँ इसी के अंदर कि एक अल्फा पार्टिकल है, क्या है? अल्फा एंड प्रोटॉन है, उनके रेशियो लेने तो क्या होंगे? तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए आपको, हीलियम होता है। अल्फा का जो मास होता है अल्फा का, वो 4 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा का जो चार्ज होता है अल्फा का, वो ट्वाइस होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं अल्फा का रेशियो ले रहा हूँ किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, तो मेरे पास आर अल्फा से चार्ज ऑफ ये Q2 यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो तो QP ही रहेगा, और नीचे चार्ज ऑफ चूंकि 1 वाला अल्फा है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये होते हैं इस तरह के हम रेडियाई के रेशियो, इस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक है बेटा। पहले केस में आपने मोमेंटम किया था सेम, अब हम सेम स्पीड कर रहे हैं, हमने यहाँ मोमेंटम सेम रखा था। अगर आप स्पीड भी सेम रख देते हैं तो इसका मतलब ये रहा कि आपके पास सिर्फ ये दो फैक्टर सेम है, यानी कि मास और चार्ज के साथ इन्वर्स रिलेशन है ना, R1/R2। इसका मास के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो M1/M2 हो जाएगा। मास के साथ तो रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है, तो R1 के सामने M1 आएगा और R2 के सामने क्या आएगा? M2। मगर चार्जेस के साथ क्या रिलेशन है इसका? इन्वर्स रिलेशन है। Inverse. इट क्लियर बेटा? देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। इसके अंदर भी सेम यही एग्जांपल आप कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, आप सिंपल यही एग्जांपल दोबारा से यहाँ पे आपने प्रैक्टिस के तौर पे आपने करनी है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। पोटेंशियल जो है वो सेम कर देते हैं। अगर मैं पोटेंशियल सेम करता हूँ तो मुझे अंडरस्टूड है कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा? हमें ये फॉर्मूला चाहिए होगा, है ना बेटा? हमें ये फॉर्मूला दरकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस का रेशियो निकाले, मैं R² को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 2VM ऊपर आ जाएगा, और B² यानी कि E को मैं Q लिख रहा हूँ और B² आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर गौर करें, ये जो फैक्टर है, बल्कि मैं इसको यूँ लिख देता हूँ B² और फिर Q लिख देता हूँ। तो ये जो फैक्टर है अगर आप गौर करें, ये थ्रू आउट द प्रोसेस ये कांस्टेंट है ना, सेम पोटेंशियल है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हम क्वेश्चन में कह चुके हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो हमारे पास अब देखें स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपने R1/R2 जो होगा उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? √M1/M2 into Q2/Q1। Q1. मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सारे बच्चे? और यहाँ भी सेम यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे पुट करके कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका पॉइंट है जो एडिटर से पूछते हैं, नंबर 4, सेम काइनेटिक एनर्जी सेम रखनी है।
क्या रखनी है? काइनेटिक एनर्जी सेम रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम के साथ जो रिलेशन आएगा, तो ऊपर वाला ही हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी आपको। E/m सारे साथ है ना। ये देखें, मैं अब जाकर चूंकि आपको काइनेटिक एनर्जी बनाना है, तो मैं दोनों तरफ E से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये E² m हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E/2eV हो जाएगा, डिवाइडेड बाय B² R² हो जाएगा। मैंने E से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो ये जो फैक्टर है ये क्या कहलाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, है ना बेटा? ये क्या कहलाएगा? काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात फॉलो करें सारे बच्चे? तो बिल्कुल ठीक है। तो R² ऊपर चले जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर m आ जाएगा, ये नीचे वाला m ऊपर चला जाएगा, और E² नीचे आ जाएगा। तो ये B² नीचे आ जाएगा। E का मतलब है चार्ज का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा फैक्टर तो क्या रहा? कांस्टेंट रहा। अब अगर मैं R का स्क्वायर लेता हूँ, रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट, तो m के ऊपर तो रूट मेंटेन कर जाएगा, मगर चार्ज अपने रूट को कैंसिल आउट कर लेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसके रेडियाई के रेशियो निकालूं तो वो क्या बनेंगे? अंडर रूट मैथ m1 ओवर m2, और चार्ज पे रूट नहीं होगा तो वो Q2 ओवर क्या आएगा? Q1 आएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में। और यहाँ भी आप यही जो ऊपर हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, इसका यही सवाल आपने करना है। अल्फा प्रोटॉन, अल्फा इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ये क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर? यहाँ तक देखें बेटा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए बेटा, अब ये तो हमारा हो गया। मैं अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, मैं वहीं से नोट से समझा देता हूँ। अगर वहाँ पे मैं देखता हूँ, एक सेकंड। बल्कि मैं यही कर देता हूँ, फिर आप एक ही जगह फाइल रहेगी तो आसानी रहेगी। इसका एक आखिरी आर्टिकल है, दो छोटे छोटे से हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर कहलाता है एक। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट होते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर वेलोसिटी सिलेक्टर हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की नेचर के बारे में हम पता करने के काम आता है। ये कहते हैं एक नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होंगी। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज भेजता हूँ, तो देखें, अगर तो पॉजिटिव चार्ज मैंने भेजा तो वो सारा का सारा किधर मूव करेगा? एक नेगेटिव की तरफ मूव करेगा ना, ये है ना बेटा? तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ है। और अगर यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउट ऑफ द पेज प्रोड्यूस कर दूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो चार्ज पार्टिकल देखा जाए कहाँ मूव करेगा? अपनी उंगलियों को आउट ऑफ द पेज रखें, अंगूठा राइट साइड पे रखें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो आप देखिएगा आपका जो चार्ज है वो कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। तो यानी कि यहाँ पे डाउनवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स। पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर किया, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हुए? एंटी पैरेलल हुए। इसकी कंडीशन ये है कि जब दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाते हैं, QE इज इक्वल टू QVB, तो चार्ज उस वक्त जो है अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट पाथ में गुजर जाता है। मेरी बात समझ आई बेटा?
और आखिरी आर्टिकल है साइक्लोट्रॉन। ये हम एक इक्वेशन है इसकी, उसके एक दो सवाल आते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में घूम रहा होता है ना, वो जो टाइम हम सर्कल में घूमने का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, तो वो बड़ा इजी फॉर्मूला एस इक्वल टू वी टी से करते हैं। तो टी क्या होता है, एस ओवर वी हो जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल चूंकि एस सर्कमफेरेंस से बिलोंग करता है तो 2 पाई आर आ जाएगा ओवर वी, और 2 पाई आर अभी आपने देखा है, हमने ऊपर आर कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड का, एम वी ओवर क्यू बी और डिवाइड बाय वी। ये वी से वी कट जाएगा तो टी कितना आ जाएगा, 2 पाई एम ओवर क्यू बी। इंट्री टेस्ट में इसके एमसीक्यूज आते हैं, ये वैल्यू से देता है। तो आपको साइक्लोट्रॉन या क्या कहता है, आपने टाइम पीरियड मालूम करना है, चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है और अगर इसकी फ्रिक्वेंसी कहेगा तो वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। लीजिए बेटा, ये आपका जो आर्टिकल है आज यहाँ तक है और ये कंप्लीट होता है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मतलब लंबा चौड़ा आर्टिकल था ये। जी बेटा बताइए।